इसी पगड़ी में मनमोहन सिंह नजर आते थे। अगर उनकी तुलना मोदी से की जाए तो आपको अंतर क्या लगता है? जिन सरदार जी की बात की मुझे तो लगता है पता नहीं वो सरदार हैं भी कि नहीं। और यदि आप सरदार मनमोहन सिंह के कार्यकाल को मोदी सरकार के 8 साल से तुलना करते हैं तो ये 8 साल उन 15 सालों पे भारी है। राहुल गांधी इसी बात को लेकर के कि नफरत मिटाएंगे, नफरत ऐसे नहीं मिटेगी राहुल जी। नफरत तो जो तुम लोगों ने पिछले 70 साल से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के दिलो दिमाग में भरी है, उसको मोदी जी निकाल रहे हैं। आज की डेट में भारत का स्तर क्या है और आज से 20 साल पहले भारत का स्तर क्या था, जीडीपी किस गति से आगे चल रहा है। हर आदमी की जबान पर ये बात है, ये स्लैंग है कि मोदी है तो मुमकिन है। चरणजीत भल्ला। कहाँ से आना हुआ है? मैं दिल्ली तिलक नगर से आया हूँ। क्या बात है, आज मोदी के स्वागत में आए हैं? हाँ बिल्कुल, हम मोदी जी के स्वागत में विशेष रूप से सारे काम छोड़कर आए हैं। मोदी जी भारत के ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है, भारत का सम्मान बढ़ाया है। तो ऐसे नेता का तो स्वागत हर जगह होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। उनके कामों की वजह से ही हमें और भारत को G20 की अध्यक्षता का सम्मान मिला है। देखिए एक और बात है, जो सामान्य व्यक्ति से जब हम बात करते हैं तो वो शाम की रोटी की चिंता करता है और कहता है कि सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन हमें दिन में मजदूरी करना है और शाम की रोटी की चिंता करना है। तो उस आम आदमी को क्या मिल रहा है सरकार से? देखिए उस आम आदमी को एक अच्छे भविष्य की राह दिख रही है, एक अच्छा भविष्य दिख रहा है। जो मोदी सरकार काम कर रही है, जो मोदी का रोजगार सृजन के अवसर पैदा कर करके इकॉनमी को आगे बूस्ट करके रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से आम आदमी को इसका लाभ होना है और उसके आम आदमी का भविष्य उज्जवल है। उज्जवल कैसे है भाई? अगर राहुल गांधी आते हैं या केजरीवाल आते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि भाई पीएम मोदी ने देश को बचाया नहीं है बल्कि देश को बेचा है। नहीं, वो विपक्षी पार्टी होने के नाते वो दुष्प्रचार करते हैं। ना तो गांधी जी ने देश को बेचा, ना कहीं देश को झुकने दिया। ये उनके घटिया विचार हैं और प्रतिद्वंद्विता की राजनीति है जो उनको प्रेरित करती है, बाध्य करती है ऐसा दुष्प्रचार करने के लिए। आप कैसे तुलनाएं करेंगे 70 साल के कांग्रेस के राज्य की और बीजेपी के राज्य शासन के 8 साल की? आधार क्या है? यदि स्वास्थ्य का आप आधार देखें तो दो तुलनात्मक यदि आपको अध्ययन करने हो तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पैरामीटर है कि किस देश की स्वास्थ्य सर्विसेज कैसी है, देश का एजुकेशन सिस्टम का स्तर क्या है, ये इसका पैरामीटर है कि साक्षरता दर क्या है। ऐसे ही देश क्या विकास कर रहा है। पहले आधार रहता था किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय, लेकिन आज के ज़माने में कौन सा देश विकसित है प्रति व्यक्ति आय उसका आधार नहीं है, उसका आधार है पर व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो आप देखें आज की डेट में भारत का स्तर क्या है और आज से 20 साल पहले भारत का स्तर क्या था, जीडीपी किस गति से आगे चल रहा है। आपको नहीं लगता कि भुखमरी का जो इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं डाउन होता है, उसमें पायदान पर आता है भारत? कोई पायदान पर नहीं आता है। ये शायद मुझे नहीं पता आपके पास क्या आंकड़े हैं, किस आंकड़ों के संदर्भ में मुझे आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप कोई तथ्यात्मक रूप से बात सामने लाएं तो शायद मैं कुछ आपको बता पाऊं। लेकिन नट शेल में मुझे ऐसा लगता है और भारत के आम आदमी को लगता है कि मोदी सरकार पूरे राष्ट्र, पूरे संसार के अंदर भारत का गौरव एक नंबर पे लाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। आपकी पगड़ी को देख करके एक मुझे सवाल याद आता है कि भाई इसी पगड़ी में मनमोहन सिंह नजर आते थे, लेकिन उनको अर्थशास्त्री माना जाता था। लेकिन अगर उनकी तुलना मोदी से की जाए तो आपको अंतर क्या लगता है, इससे पहले कि वो 10 साल और मोदी सरकार के 8 साल? देखिए, आपने जिन सरदार जी की बात की मुझे तो लगता है पता नहीं वो सरदार हैं भी कि नहीं। सरदार काम करते हैं अपनी क्षमता पे, जो हमें हमारे गुरु साहब ने मैसेज दिया वो निश्चित रूप से बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। आरबीआई के गवर्नर भी रहे, ये बात भी सही है। लेकिन उनको इंडिपेंडेंटली गांधी परिवार ने काम नहीं करने दिया। गांधी परिवार हमेशा से बिजनेसमैन के इंटरेस्ट को प्लीज करता रहा है। जो सरदार मनमोहन सिंह की अर्थशास्त्री के रूप में एक क्षमता थी वो उसको बाहर ही नहीं ला पाए, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाए।
और यदि आप सरदार मनमोहन सिंह के कार्यकाल को मोदी सरकार के 8 साल से तुलना करते हैं तो ये 8 साल उन 15 सालों पे भारी है। लेकिन एक आंकड़ा ये कहता है कि अर्थशास्त्री होने के नाते अगर उन्होंने 10 साल काम किया, उनके समय में जब वो आए थे 2004 में, तो उनके पास में जो अपने यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार था वो था 100 अरब डॉलर के आसपास, और जब वो छोड़ करके गए 2014 में तो 250 अरब डॉलर था। देखिए अब बात करें वो 600 अरब डॉलर है। तो एक आंकड़ा ये कहता है कि उन्होंने लगभग अपने कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में 150 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार किया, लेकिन मोदी सरकार 300 350 से ऊपर जा रही है। तो अर्थशास्त्री असली कौन हुआ? असली शास्त्री सच में मोदी जी की सरकार ही है। क्या देश में विदेशी मुद्रा के अलग ज़्यादा भंडार, क्या ये पैरामीटर है किसी अर्थव्यवस्था के विकास का? क्या ये पैरामीटर है? ये निश्चित रूप से पैरामीटर नहीं है। आपको देखना होगा कि जीडीपी की विकास दर क्या है, वो आधार है। तब आप सरदार मनमोहन सिंह के कार्यकाल को और मोदी सरकार के कार्यकाल का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। नहीं, अगर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन चिंता करते हैं जीडीपी लोगों को लेकर के और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के चिंता करते हैं, तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं उनकी चिंता सही भी हो सकती है भविष्य को लेकर? बिल्कुल हो सकती है। वो आरबीआई के गवर्नर हैं और सरकार ने उनको इसी काम के लिए लगाया है। उनकी चिंता बिल्कुल उनको होनी भी चाहिए और चिंता होना स्वाभाविक भी है। लेकिन दोनों सरकारों के कार्यकाल में एक जो प्रमुख अंतर है वो ये है कि इस सरकार ने आरबीआई के गवर्नर को फ्री हैंड दे रखा है। आखिरी सवाल करूंगा, आपको लगता है कि 2024 में मोदी क्यों जरूरी है? क्योंकि उसके विकल्प के तौर पर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, लंबी फहरिस्त है और वो भी उम्र में भी एक अंतर आता है, क्योंकि कहाँ 75 साल का एक बुजुर्ग और कहाँ एक युवा 40 का, 45 का, 50 का, 55 का। क्या लगता है? देखिए पिछले 7 साल में पूरे देश में एक वाक्य हर आदमी दोहरा रहा है। हर आदमी की ज़बान पर ये बात है, ये स्लैंग है कि मोदी है तो मुमकिन है। 1947 से लेकर के पिछले 70 साल तक जो देश के अंदर गलत निर्णय हुए या जो भारत का समाज, हर भारतीय नागरिक चाहता था, मोदी सरकार वो सरकार है जो एक एक नागरिक की अपेक्षा और आकांक्षाओं पे बिल्कुल 100% खरी उतरी है। ये वो सरकार है जिसने 370 का समाप्त कर दिया। आप ही पत्रकार होने के नाते हमसे प्रश्न पूछते हैं, मैं ये प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि क्या मोदी के बिना ये 370 हटना संभव था क्या? जवाब दीजिए। मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या ये संभव था? आप जवाब नहीं दे रहे। मुश्किल लगता है। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। क्या 370 हटाना किसी और के बस की बात थी? कितने प्रधानमंत्रियों को हमने देखा, देश ने कितने प्रधानमंत्रियों को देखा, लेकिन सिर्फ बात के अलावा उन्होंने देश को कुछ नहीं दिया। मोदी जी सामने आए हैं एक दृढ़ संकल्प लेकर के, और सिर्फ उन्होंने बातें ही नहीं की हैं, उन्होंने डिलीवर किया है। जो बात कही है उसको पूरा किया है। इसलिए ये बात सही है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो हिंदू मुसलमान नहीं है, मोदी है तो मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं है, मोदी है तो केवल 3 तलाक या धारा 370 या फिर मैंने हिंदू और मुसलमान की कोई बात ही नहीं की। मैं कर रहा हूँ ना, अगर कोई आरोपी विपक्ष पार्टी ये कहती है कि 8 साल में मोदी ने, मैं अभी खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे का ही बयान की बात करूँ, स्थापना दिवस में वो कहते हैं कि उन्होंने नफरत बोई आज तक, चाहे वो 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे फिर मथुरा भूमि का मुद्दा रहा हो, अब तक नफरत वही है और नफरत के बाजार में राहुल गांधी मोहब्बत बोल रहे हैं। देखिए मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये बार बार एक शब्द जनता के दिमाग और दिलों में बिठाया जा रहा है। खासकर हमारे जो अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हैं उनके जहन में ये बात डाली जा रही है नफरत। मेरे बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, मैं अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूँ, मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं लगती। मैं स्वयं वकील हूँ, इसलिए मैं आपको बतलाता हूँ कि जो ये अयोध्या का मसला है जिसको हिंदू और मुसलमान के रूप में पेश कर करके कांग्रेस पार्टी उनके दिलों और दिमाग में फियर और साइकोसिस घुसा घुसा के उनसे वोट लेती रही। लेकिन आप सच पूछें तो जो राम मंदिर का विषय है वो सिविल और सिर्फ सिविल डिस्प्यूट के अलावा कुछ नहीं है। आप टेक्निकली देखेंगे कानूनी भाषा में तो वो एक सिविल मुकदमे के अलावा कुछ नहीं था। कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस मुकदमे के गुण दोष के आधार पर फैसला दे दिया। ये फैसला उस तरफ भी जा सकता था, ये फैसला तो हमारे मुसलमान भाइयों के पक्ष में भी जा सकता था। यदि मेरिट उनके पक्ष में होती, यदि कोर्ट उनके पक्ष में देता तो हमें उस पर भी हम कोर्ट को बधाई देते कि कम से कम उन्होंने ये मुद्दा तो तय कर दिया। लेकिन भाई साहब, ये जो विषय है ये आस्था का विषय है। कोर्ट ने बड़ा अच्छा निर्णय दिया। मैं इसलिए नहीं कहता कि मेरिट हिंदुओं के पक्ष में नहीं थी, मैं इसलिए कहता हूँ कि इसमें एक बहुसंख्यक समुदाय की अपेक्षाएं भी कहीं ना कहीं पूरी हुई हैं। लेकिन सच मानिए कि इसमें मुसलमान भाइयों को कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार नहीं 1000 बार कहा कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। ये असदुद्दीन ओवैसी कौन है? क्या ये भारत के सभी मुसलमानों का आगू है, उनको रिप्रेजेंट सही मायने में करता है? वो अपनी एक सीट के अलावा अभी उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी गई थी लड़ने, क्या हाल हुआ आप ही बता दीजिए। लेकिन किसी भावनाओं का, किसी के वाक्य का, किसी के स्टेटमेंट का भावना नहीं कर। मेरी बात का तो जवाब दें। जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यूपी चुनाव में लड़ने गई थी, क्या रिजल्ट आया कि यूपी में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, उन्होंने ओवैसी को नेता माना क्या? उसको एक सीट पे भी जितवाया। तो अब इस बात पे तो कम से कम असदुद्दीन ओवैसी को सोचना चाहिए कि वो नफरत के बीज बोना बंद करे। ये नफरत शब्द को मुसलमानों के, जो हमारे अपने भाई हैं, भारत के प्रबुद्ध सबुद्ध नागरिक हैं, पूरे मान सम्मान के योग्य हैं, प्रथम श्रेणी के सिटीजन हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे व्यक्ति उनके दिमाग में नफरत की बात जानबूझ के भर रहे हैं। और राहुल गांधी इसी बात को लेकर के कि नफरत मिटाएंगे, नफरत ऐसे नहीं मिटेगी राहुल जी। नफरत तो जो तुम लोगों ने पिछले 70 साल से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के दिलो दिमाग में भरी है, उसको मोदी जी निकाल रहे हैं। हर बात में उनको साथ रखते हैं। हम भी अल्पसंख्यक हैं। आज 70 साल में कौन सी ऐसी सरकार आई जिसने हमारे साहिबजादों के कुर्बानी को याद किया? ये पहली ऐसी सरकार आई है जिसने सिर्फ भारत में नहीं, विश्व के हर एक अम्बेसी के अंदर साहबजादों का जन्मदिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाया। किसने चिंता की हमारी? ये पहली सरकार आई है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। राहुल गांधी के नाम आते ही आपका विश्वास डगमगा क्यों जाता है? मेरा विश्वास इसलिए डगमगा जाता है कि मैं इसमें इस समय 55 साल मेरी उम्र है और 14-15 साल की उम्र में कोई समझ थोड़ी सी बढ़ने लगती है आदमी की। तो इतने लंबे समय से हम उनकी सरकार देख रहे हैं, उनके पिताजी की सरकार देख रहे हैं, उनकी दादी की सरकार दे रहे हैं। इनके पिताजी वही व्यक्ति थे जिनका नाम राजीव गांधी था और वो कहते थे कि हम 1 रुपया यानी कि 100 पैसे भेजते हैं तो वो गरीब तक 10 या 20 पैसे पहुँचते हैं। तो इनकी सरकारों पे हम क्या भरोसा कर सकते हैं। थैंक यू सर।